हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, बीपीएससी के द्वारा पिछले 20-25 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को मैं करवा रहा हूँ। हिस्ट्री का टॉपिक है आज का और यह पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड किया था, अगर उसे अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देख लीजिए। टोटल 75 क्वेश्चन बता चुका हूँ और आज 25 बताने वाला हूँ। 100 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ पिछले 20-25 सालों का। इस वाले क्लास में आपको 17-18 प्लस लाने की कोशिश करनी है। अगर आ जाता है तो समझिएगा आपकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है। हर सवाल के साथ मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा डिस्कशन होगा, आप ध्यान से सुनिए, समझिए। देखिए, सबसे पहले आज का सवाल है, इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है, जिसकी वजह से सुबह और शाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? गुप्त हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा समझिए इसके बारे में। भागवत कहिए या फिर वैष्णव धर्म कहिए, इसका जो वैल्यू है, गुप्त नरेश वैष्णव मत को मतलब मानने वाले थे। उन्होंने इसे अपना राजधर्म भी बना लिया था, ध्यान रखिएगा। उस वक्त गुप्त के जो मतलब शासक थे, राजा थे, उन्होंने गरुड़ को, जो कि विष्णु के वाहन के रूप में जाने जाते हैं, आपको पता होगा भगवान विष्णु किस चीज़ पर चलते हैं? गरुड़ पर चलते हैं। तो उनका जो गरुड़ है, उन्हें राज चिन्ह के रूप में भी वहाँ पे रख लिया गया था, वैल्यू दिया गया था। किस चीज़ को? गरुड़ को, जो कि विष्णु का वाहन है। ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था, बनाया गया था? तो पिछले वाली क्लास में मैंने बहुत बार बहुत अच्छे तरीके से बताया था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आप पीछे वाले क्लास को देख लीजिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे, बहुत कुछ बताया था मैंने, इसीलिए आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ उस सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा समझिए इसके बारे में। चीनी यात्री कौन? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। कब? 637 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गए थे और वहाँ पर उस वक्त वहाँ के जो कुलपति आचार्य थे वो शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र। क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। शीलभद्र वहाँ के आचार्य थे, ध्यान रखिएगा इस बात का। और लगभग वहाँ पे वे 1.5 साल तक रहे थे। कितने साल तक? लगभग 18 महीने तक वहाँ पे रहे थे। तो ह्वेनसांग कहाँ पर? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, इन चारों में से कौन सा था? तो मथुरा हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग जब भारत आए थे, अभी मैंने बताया था उस वक्त किसका शासन था? हर्षवर्धन का शासन था। उस वक्त मथुरा जो है, मथुरा वो मतलब उद्योग के लिए काफ़ी फेमस नगर था, ठीक है। वहाँ पर व्यापार के मतलब किस तरह से व्यापार होता था, वहाँ का क्या माहौल था, सारा कुछ को ह्वेनसांग ने बताया था। उन्होंने लिखा था, अपनी पुस्तक में लिखा था कि मथुरा का जो बाज़ार है, मथुरा का जो बाज़ार था, वहाँ पर जो भी वस्तु बिकती थी वो काफ़ी अच्छी तरीके से सजा कर रखा जाता था। जैसे अगर मान लीजिए यह रोड है, साइड में अगर यहाँ पे आप मानिए दुकान है, ये सब दुकान है अगर, तो बहुत अच्छे तरीके से मतलब वहाँ पर सजा कर रखा जाता था। ध्यान रखिएगा, किसने बताया था? ह्वेनसांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि बाण, जिसे कि बाणभट्ट भी कहते हैं, वो निवासी थे, कहाँ के थे बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, पाटलिपुत्र के थे। थोड़ा सा समझ लीजिए बाणभट्ट के बारे में। बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी थे। किसके? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और उन्होंने हर्षचरित कादंबरी पुस्तक की रचना की थी। ध्यान रखिएगा इस बात का भी, किसने किया था? बाणभट्ट ने किया था, पाटलिपुत्र के जो कि निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था, लगभग कब किया था आपको बताना है।
तो देखिए सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि इसका ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही जवाब। इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, कुछ डेट बता रहा हूँ, आप उसे नोट करिएगा। चीनी यात्री जो थे इत्सिंग, वे लगभग 671 कहिए या 72, 71-72 में जब वे यंग थे तो उन्होंने अपने 37 बौद्ध भिक्षुकों के साथ, उनके मित्र के साथ, उन्होंने सोचा कि पूरा विश्व का भ्रमण किया जाए और भगवान बुद्ध के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किया जाए। तो वो भारत आ गए। जैसे ये भारत का मैप अगर आप ये समझे तो इस साइड से मतलब समुद्री मार्ग से इधर से वे भारत आ गए थे। और 675 से, समझिएगा ध्यान से, 675 से 85 तक यानी 10 साल उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कितने साल? 10 साल। कब से कब तक? 75 से 85 साल तक में। उसके बाद लगभग 93-94 में, 693 और 94 ईस्वी में वे भारत से फिर चीन चले गए थे, सुमात्रा होते हुए चीन चले गए थे। तो इसमें से आप देख पा रहे हैं कि इसमें से ऑप्शन आपका कुछ सही नहीं है, तो इसीलिए एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 671-72 ईस्वी में, 671-72 के आसपास वे चीन से, इत्सिंग जो है वो चीन से निकले। 75 से 85 साल के बीच यानी कि 675 से 685 के बीच 10 साल तक उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया, अध्ययन किया। और 93-94 के आसपास वे यहाँ से सुमात्रा होते हुए वापस चीन चले गए थे। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, उन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे और लगभग वे 13 वर्ष तक भारत के बहुत सारे भागों पर जाके अपना कहिए यात्रा किए थे। कब आए थे? तो 399 ईस्वी से लेकर 412 तक वे कहाँ रहे थे? भारत में, भारत भ्रमण किए थे, भारत की यात्रा किए थे। ध्यान रखिएगा, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ह्वेनसांग के अनुसार समझिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है, जिसे शंकरादित्य भी कहते हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति काफ़ी जो उनका श्रद्धा था, उनकी वजह से ही उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। कहाँ से था? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, जावा सुमात्रा से था। समझिएगा थोड़ा सा, पाल वंश के जो शासक थे देवपाल, वे बौद्ध धर्म को मानते थे। उन्होंने देवपाल ने जावा के एक थे शैलेंद्र वंशी शासक, जिनका नाम था बालपुत्र देव। क्या नाम था? देखिएगा, बालपुत्र देव। समझिएगा इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। नाम था उनका बालपुत्र देव। उनके अनुरोध पर उन्हें नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दे दिए थे। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, मुसलमान। देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के जो आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी थे, उन्होंने ही नष्ट किया था। उन्हें ही नष्ट करने का श्रेय जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। वो मुसलमान थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था? तो ऑप्शन नंबर सी अभी आपने देखा। देखिए यहाँ पे आप 2018 में पूछा गया 64वीं बीपीएससी में, तो बालपुत्र देव हैं। अभी मैंने आपको बताया था इनके बारे में कि उन्होंने अनुरोध किया था।
किनसे किया था? तो देवपाल से किया था और उन्होंने 5 गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, कौन थे? तो चंदेल हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा, खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेल राजाओं के समय में 950 ईस्वी से 950 से 1050 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। यहाँ का जो मंदिर है, मंदिर में एक मंदिर मतलब जो सबसे फेमस है वो कंदरिया महादेव का मंदिर सबसे ज़्यादा फेमस है, ध्यान रखिएगा। और अगर बात की जाए खजुराहो मंदिर है कहाँ पर, तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, छतरपुर जिले में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम बताइए। तो धर्मपाल हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर? तो भागलपुर, बिहार के भागलपुर जिले में से स्थापना किया गया था। और किसने किया था? सवाल आ सकता है किसने किया था, तो धर्मपाल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो देखिए, चेल, चोल और पांड्य तीनों का हुआ है मगर कदम्ब का नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, तमिलनाडु, यहाँ पे टीएन लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित था ये, कावेरी नदी के तट पर, ठीक है। और उरैयूर जो है ये संगम काल में चोलों की राजधानी थी, किसकी? चोल की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ पे उरैयूर जो है कपास के व्यापार के लिए मतलब महत्वपूर्ण था और सूती वस्त्र का भी ये बहुत बड़ा केंद्र था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उरैयूर जो है ये सूती वस्त्र के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस था, सूती वस्त्र और कपास के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो विशाख दत्त हो जाएगा सही जवाब। पीछे वाले क्लास में मैंने बताया था इस पुस्तक में क्या पता चलता है, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इसमें मौर्य इतिहास के बारे में, खास करके चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल, क्या कहा गया था? वृषल और कुलहीन कहा गया था। पीछे वाले क्लास में मैंने बहुत अच्छे से बताया था, वृषल और कुलहीन कहा गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, चंदबरदाई सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं, तो भास हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कवि भास के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इनके नाम से 13 तरह का नाटक उपलब्ध हुआ है, पता चला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो ऑप्शन नंबर डी, कालिदास सही जवाब हो जाएगा। कुमार संभवम किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही जवाब, मिलिंद पन्नो हो जाएगा सही जवाब। देखिए, पाली भाषा में बौद्ध भिक्षुक नागसेन थे, कौन? नागसेन, उनके द्वारा लिखा गया था, कौन सा? मिलिंद पन्नो, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो बाणभट्ट सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हर्षचरित के द्वारा क्या लिखा गया था? बाणभट्ट। इसमें वर्धन वंश के इतिहास के बारे में पता चलता है, कौन सा? वर्धन वंश के इतिहास के बारे में पता चलता है किसमें? हर्षचरित में, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ग्राम पंचायत। चोल काल ग्राम पंचायत के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? आप देख पा रहे हैं कब पूछा गया है, 2017 में, 63वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही जवाब,
दक्षिण भारत के मंदिर का जो मुख्य आकर्षण द्वार था वो क्या, गोपुरम कहलाता था। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। किस काल में, पांड्य काल में, पांड्य के समय में, इनके समय में मंदिर जो है वो बहुत छोटा होता था, बहुत बड़ा नहीं होता था। बट क्या होता था, उसके आंगन का जो चारों ओर का जो दीवार वगैरह था ना, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता था। और उनके जो प्रवेश द्वार, एंट्री पॉइंट रहता था, वहाँ पर जो अच्छे से मतलब कहिए कि डिजाइन किया जाता था, उसे क्या, गोपुरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गोपुरम कहते थे। और वहाँ पे मतलब इस बात को ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि मंदिर के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्य के समय में मंदिर छोटा, बट उनका जो द्वार आकर वो एंट्री पॉइंट होता था वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता था। और साइड का जो दीवार वगैरह होता था, दीवार, उस पर भी बहुत अच्छे से कलाकारी की जाती थी। और देखिए एक लास्ट चीज़ जो मैंने पीछे वाले क्लास में आपको बताया था कि बौद्ध धर्म के बारे में 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। तो अंगुत्तर निकाय में ये चीज़ पता चलता है। तो वो कौन कौन से 16 महाजनपद थे, उनका नाम देख लीजिए। सबसे पहले है एक अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में ये आ सकता है। और एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिएगा, जनव सब सुट है एक, उसमें 12 राज्यों के ही नाम पता चलता था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स अभी आपने टॉप 25 क्वेश्चन देख लिया, जिसे मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आने वाले बीपीएससी के बारे में अपने आप को अच्छे से मोटिवेट करना चाहते हैं, हर एक क्वेश्चन पे कमांड करना चाहते हैं, तो फिलहाल क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं आप, प्लेलिस्ट में आकर आप देख लीजिएगा। हिस्ट्री का क्लास ख़त्म हो चुका है। प्राचीन भारत से जो क्वेश्चन आया था 100 के आसपास, उसे मैंने आपको करवा दिया। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत बार पूछे गए थे, तो उसे मैंने बार बार रिपीट नहीं किया है, इसीलिए 100 क्वेश्चन है। प्लेलिस्ट में आकर आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको कोई सजेशन देना होगा तो कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा तो। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।